नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। दोस्तों, कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। एक लड़की जैसे ही कलेक्टर बनती है तो वह अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वह गाड़ी से उतरती है और उतरने के बाद उस घर की डोरबेल बजाती है। अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है और वह उस लड़की से पूछने लगता है कि बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा एक व्यक्ति का नाम बताती है, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि वह लोग तो यहाँ से काफी दिन पहले जा चुके हैं और फिलहाल वह कहाँ रहा करते हैं, इस बारे में मुझे नहीं पता है। इसके बाद जो कलेक्टर साहिबा होती है वह मायूस होकर वहां से उल्टा अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे वह व्यक्ति जिनके बारे में कलेक्टर साहिबा पता कर रही थी और ऐसा क्या कारण था जिस वजह से उनके ना मिलने पर कलेक्टर साहिबा मायूस हो गई थी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल आयुषी राठौर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के लिए ऐसी ही कहानी लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बिहार के एक जिले में एक कॉलेज होता है। इस कॉलेज के अंदर एक दिलराज नाम का व्यक्ति पढ़ा करता है। दिलराज जिसके पिता करोड़पति हैं और उनका ढेर सारे कारोबार है, तो दिलराज को पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वह गाड़ी से आया जाया करता और कॉलेज के अंदर फुल एंजॉय कर रहा था। एक दिन दिलराज जब अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो उसकी नजर अपने ही क्लास की एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम होता है निकिता, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग किया करती है। उसके पिता सरकारी टीचर हैं, लेकिन वह पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार है। एक दिन टीचर कुछ सवाल पूछ रहे थे तो उस सवाल का जवाब देने के लिए निकिता अपनी सीट पर खड़ी होती है और उसी दौरान दिलराज की नजर निकिता पर टिक जाती है। निकिता जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और दिलराज जैसे ही उसे देखता है तो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है और वह मौका ढूंढता है किसी तरह से निकिता से बात हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ दिलराज क्लास के अंदर बैठा बैठा निकिता की तरफ घूर घूर कर देखता रहता है। कॉलेज के अंदर 6 महीने बीत जाते हैं पढ़ाई करते हुए और 6 महीने बाद अचानक से एक दिन दिलराज को मौका मिल जाता है निकिता से बात करने का, क्योंकि निकिता फिलहाल कैंटीन में बैठी हुई थी और उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद दिलराज झिझक हुए उसके पास जाता है और वहां जाकर उससे बात करने लगता है। निकिता दिलराज के बारे में जानती थी कि वह पैसे वाला है, तो इसी वजह से निर्मला से निकिता दूर होने लगती है। वह सोचती है कि पैसे वाला है, कहीं मेरा गलत फायदा उठाना चाहे, लेकिन तभी दिलराज हिम्मत करके अपने दिल की बात निकिता से कह देता है और कहता है कि निकिता, जब से मैंने तुमको देखा है तभी से तुम बार बार मेरे सामने आया करती हो और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब यह बात सुनकर निकिता जो बात अब तक सोच रही थी वह बात बार बार उसके दिमाग में हिट करने लगती है और वह सोचने लगती है कि सच में यह मेरा फायदा उठाना चाहता है और इसी वजह से मेरे सामने अपने झूठे प्यार का इजहार कर रहा है। तो वह उसे मना कर देती है। कहती है कि दिलराज, देखो मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति हैं, हम लोग तुम्हारे आसपास भी नहीं हैं, तो हमारा तुम्हारा इस तरह से बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर मेरी बदनामी हो गई तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कह निकिता वहां से उठकर चली जाती है और दिलराज मन के अंदर बहुत कुछ बातें सोचने लगता है। वह सोचता है कि निकिता मेरे बारे में गलत समझ रही है, इसी वजह से उसने ऐसा कहा है, तो उसको विश्वास दिलाने के लिए वह बार बार निकिता के सामने ऐसी बातें किया करता जिन बातों से निकिता को भी दिलराज से धीरे धीरे प्यार होने लगता है, जैसे कि दूसरों की मदद करना और कॉलेज के अंदर जो जूनियर आया करते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन करना। इस बात को देखकर निकिता भी इम्प्रेस हो जाती है और उसके बाद निकिता भी दिलराज से धीरे धीरे बात करने लगती है। दिलराज निकिता से अपने प्यार का इजहार दोबारा से कर देता है और इस बार जो निकिता होती है उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है दिलराज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद दिलराज और निकिता कॉलेज के अंदर एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया करते हैं और
इस बात के बारे में कॉलेज के अंदर ज्यादातर सभी को पता चल गया था कि धीरे धीरे उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, और जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद दिलराज निकिता से कहने लगता है कि निकिता, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब निकिता जैसे इस बात को सुनती है तो उससे कहने लगती है कि दिलराज, देखो, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पिता एक मामूली से टीचर हैं और तुम्हारे पिता करोड़पति हैं, तो वह मना कर देंगे शादी के लिए। लेकिन दिलराज उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात कर लूंगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दिलराज अपने घर जाता है और अपने पिता से अपनी शादी की बात करने लगता है। कहता है कि पिताजी, कॉलेज के अंदर में एक निकिता नाम की लड़की से प्यार किया करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी से शादी कर लूं। अब पिता जैसे इस बात को सुनता है तो अंदर ही अंदर बहुत कुछ अपने बेटे के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि वह करोड़पति व्यक्ति था। उसके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा हुआ था, लेकिन वह अपने बेटे को अभी कोई भी बात महसूस नहीं होने देता है और कहता है कि ठीक है बेटा, मैं किसी दिन जाकर तुम्हारी शादी की बात कर लूंगा, तुम मुझे उनका एड्रेस दे देना। इस बात को सुनकर दिलराज बड़ा ही खुश होता है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर निकिता के पास फोन मिला देता है। फोन मिलाने के बाद वह सारी बातें निकिता को बता देता है और कहता है कि निकिता, पिताजी शादी के लिए एग्री हो गए हैं और वह कह रहे हैं कि वह किसी दिन तुम्हारे घर आएंगे और शादी की बात कर लेंगे। इसके बाद निकिता जब इस बात को सुनती है तो बड़ी खुश होती है और वह अपने पिता को अपने दिलराज के बारे में बता देती है। पिता उससे कहने लगता है कि बेटी, वैसे तो समाज वाले अलग अलग तरह की बातें बताएंगे, लेकिन जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे इस शादी से कोई भी ऐतराज नहीं है। कुछ दिनों बाद जो दिलराज का पिता होता है वह अपनी लग्जरी कार में बैठता है और वहां से सीधा निकिता के घर पहुंच जाता है। निकिता का घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था और वहां पर एक गरीब इलाके में निकिता का घर बना हुआ था। घर तो ठीक ठाक बन रहा था, लेकिन दिलराज के पिता के घर के सामने वह कुछ भी नहीं था। इसके बाद जैसे ही दिलराज का पिता निकिता के घर में जाता है तो वहां जाकर अंदर के सामानों की हालत देखने लगता है। वहां जाते ही उसका माथा चढ़ गया, लेकिन निकिता ने अपने पिता को बता दिया था कि आज दिलराज के पिता आने वाले हैं, तो वह उसकी पूरी तैयारी करे हुए बैठे थे। तभी जो निकिता के पिता है वह उनको आदर सम्मान के साथ घर के अंदर बिठाते हैं और बैठने के बाद चाय नाश्ता कराते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद जो दिलराज का पिता होता है वह निकिता के पिता से बात करने लगता है और बातों ही बातों में वह अमीरी का रब झाड़ने लगता है और कहता है कि देखो, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे से कहना होगा कि वह उससे प्यार नहीं किया करती है। इसके लिए चाहे तुम जीतने भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे बेटे के साथ आपकी बेटी की शादी नहीं हो सकती। इस बात को सुनकर निकिता के पिता को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि अब तक वह समझ रहे थे कि शादी की बात करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर यह पैसों का रौब दिखाने के लिए आया है, ताकि वह अपने बेटे को इस लड़की से छुटकारा दिला सके। कि इसके बाद जो निकिता के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि देखो साहब, आप जितना पैसा तो हमारे पास नहीं है। अगर आप अपने पैसों का बल दिखाकर हम लोगों को खरीदना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मैं अपनी बेटी से साफ साफ बोल दूंगा कि उस घर में मैं तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता और तुम उस लड़के को भूल जाओ। यह बात निकिता भी भीतर बैठी बैठी सुन लेती है और पूरी बात के बारे में उसको जानकारी होती है। अंदर बैठी बैठी निकिता फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो दिलराज का पिता होता है वह वहां से जाने लगता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बात को मान लिया, और इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला जाता है। निकिता इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट गई थी। तभी निकिता का पिता उसके पास जाता है और अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि बेटी, यह अमीर लोग है, जब बाप के अंदर इतना घमंड है पैसों का तो बेटे के अंदर भी इतना ही होगा। तुम ऐसा करो, उसे मना कर दो कि तुम उससे शादी नहीं कर सकती। अब निकिता दिलराज को पिछले 2.5 साल से जानती थी, लेकिन अभी अभी दिलराज का पिता जो कह गया है और उसके पिता ने उससे जो बात कही है वह कहीं ना कहीं उसे सच लग रही है। इसी वजह से निकिता दिलराज के पास फोन करती है और उसे अपने आप को भूल जाने के लिए कह देती है। अब दिलराज जब इस बात को सुनता है तो उससे पूछने लगता है कि निकिता, ऐसा क्या हुआ? हम पिछले 2.5 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, तो तुम मुझे परेशानी तो बता सकती हो। लेकिन निकिता उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और फोन काट देती है।
यह कहकर कि आज के बाद मुझे फोन मत करना और मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे नहीं जानते। अब जो दिलराज होता है उसे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि ऐसा क्या हो गया जो निकिता खुद शादी के लिए मना कर रही है। इसके थोड़ी देर बाद दिलराज के पिता वहां पर आ जाते हैं तो दिलराज अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी वहां पर ऐसा क्या हुआ था जो निकिता ने फोन करके मुझे शादी से मना कर दिया है। तो जो दिलराज का पिता होता है वह उसे कह देता है कि बेटा, उस घर में मैं तेरी शादी नहीं करवा सकता क्योंकि वह घर बहुत ही छोटा है और वह लोग हमारे आगे बहुत ही ज्यादा गरीब है। उन लोगों से हमारी कोई बराबरी नहीं है, तो तू उसे भूल जा, यही अच्छा होगा। अब दिलराज जैसे इस बात को सुनता है तो एकदम से अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। लेकिन पिता अपने बेटे को साफ साफ बोल देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़की से शादी करो। अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना, फिर मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। अब जैसे ही दिलराज अपने पिता की इस बात को सुनता है तो वह बड़ा ही असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ तो उसका 2.5 साल पुराना प्यार था जिससे 2.5 साल से वह प्यार किया करता था, और दूसरी तरफ उसका जीवन भर का प्यार था उसका पिता, जिसे वह बचपन से जाना पहचाना करता था और उसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा था। इसके बाद जो दिलराज है थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि ठीक है पिताजी, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उस लड़की से शादी करूं तो मैं बिल्कुल भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन आप यह बात भी सुन लीजिए, उसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकता। और जीवन भर में ऐसे ही रह। इस बात को सुनकर पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है, लेकिन फिर वह सोचने लगता है कि हो सकता है अभी अभी इसका दिल टूटा है, इस वजह से ऐसी बातें कर रहा हो। तो वह कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुझे शादी नहीं करनी तो तू बेशक से मत कर, लेकिन उस घर में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। दिलराज इस बात को लेकर बड़ा ही परेशान रहने लगता है। वह दिन भर अपने कमरे के अंदर रहा करता, ना किसी से ज्यादा बात किया करता और ना ही अपने यार दोस्तों से मिलने जुलने के लिए जाया करता। पहले दिलराज अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब पिता जब अपने बेटे की हालत देखता है तो उसे तरस तो आता है। वह सोचता है कि क्यों ना उसी से शादी करा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो पैसों का घमंड उसके दिमाग में पल रहा था वह उसके सामने आ जाता है और वह उसको बार बार रोक लेता है उस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कराने से। इसके बाद कई बार वह अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा उसकी एक बात नहीं सुनता है। धीरे धीरे इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। साल तक ना तो दिलराज ने निकिता को कभी फोन किया था और ना ही पूरी तरह से उसे अपने दिमाग से निकाल पाया था। दिलराज के पिता जबरदस्ती उसको इधर उधर फंक्शन में ले जाया करते थे, लेकिन दिलराज का कहीं भी मन नहीं लगा करता है और वह ऐसे ही गुमसुम सा उस फंक्शन में घूमकर वापस आ जाया करता। ऐसे ही एक फंक्शन में दिलराज अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहा था और जैसे ही वह लोग वहां से वापस लौट रहे थे तो उसका पिता उसे धमकाने लगता है उस लड़की की बात को लेकर और कहता है कि तूने अच्छा नहीं किया, जो कुछ भी तू कर रहा है वह बहुत ही गलत है, इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन तभी दिलराज अपने पिता को दोबारा से वही बात कह देता है जो काफी दिनों पहले उसने अपने पिता से कही थी। इस बात को सुनकर पिता थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वह गाड़ी को थोड़ा तेज भागने लगता है। कहता है कि मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और तूने जरा भी मेरी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है और तू अपने मन की करना चाहता है। इसके बाद जो दिलराज की माँ होती है वह भी उसे समझाने लगती है। कहती है कि बेटा, जो तेरे पिता कह रहे हैं ठीक है, उनकी बात मान जा, उनकी जिद को भी समझ ले। लेकिन दिलराज साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। गाड़ी के अंदर इसी तरह की बातें चल रही थी। बाप बेटे में बहस हो रही थी और माँ दोनों के झगड़े को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उसी दौरान जो दिलराज का पिता होता है उसका रोड से ध्यान हट जाता है और एकदम से उनकी गाड़ी का बहुत जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही दिलराज को होश आता है तो वह देखता है कि उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी हुई है और उसकी माँ की मौत हो चुकी है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो वह फौरन से अपने पिता की तरफ जाता है और उन्हें जैसे तैसे करके बाहर निकालने की कोशिश करता है।
तो जो दिलराज का पिता है वह उसे अपने आप को बाहर निकालने से मना कर देता है और कहता है कि बेटा, मुझे बेशक से बाहर मत निकालो, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मुझे लगता है कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा और मैं इस दुनिया से जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद दिलराज कहता है कि नहीं पिताजी, मैं पहले आपको बाहर निकलता हूँ, पहले आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ और उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। लेकिन पिता उसे रोकते हुए कह देता है कि बेटा, काफी दिनों से मैं इसी बारे में सोच रहा था कि तुम्हारी इस लड़की से शादी हो जानी चाहिए, लेकिन मैं तुमसे अपने अभिमान के चलते कह नहीं पाया था। यह बातें तो आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेशक से उस लड़की से शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं ऊपर वाले के पास जा रहा हूँ और इसके बाद मेरा घमंड मेरे साथ ही चला जाएगा। इस बात को सुनकर दिलराज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पिता को बाहर निकालने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। एम्बुलेंस के अंदर दिलराज अपने माता पिता को ले जाता है और वहां जाकर थोड़ी देर बाद उसके पिता की भी मौत हो जाती है और डॉक्टर साहब उसको मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद दिलराज अपने माता पिता की मौत से बड़ा ही टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा इस बात से परेशान रहने लगता है। धीरे धीरे दिलराज के पैर का इलाज होता है, लेकिन जैसे ही उसका इलाज कंप्लीट होता है तो उसे पता चलता है कि वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गया है। उसके पैर में कोई ऐसी कमी रह गई है जो वह अपनी जिंदगी को पहले की तरह नहीं जी सकता है। उसे जीवन भर किसी के सहारे की जरूरत होगी और यह बात देखकर दिलराज बड़ा ही उदास हो जाता है। इसके बाद वह सोचने लगता है कि क्यों ना निकिता से बात की जाए और अब उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की भी आखिरी इच्छा यही बन गई थी। अंतिम समय में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम बेशक से उसी लड़की से शादी कर लो। दिलराज अपना फोन निकालता है और फोन निकालकर निकिता से बात करने लगता है, क्योंकि इस बात को काफी दिन हो गए हैं और वह सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि निकिता की शादी हो गई हो और अब उसके पास कोई ऐसा चांस ही ना हो। जैसे दिलराज फोन मिलाता है तो निकिता का नंबर मिल ही नहीं पाता है। इसके बाद वह एक कॉमन फ्रेंड के पास फोन करता है जो निकिता को अच्छी तरह से जाना पहचाना करती थी और उसके पास फोन करके निकिता के बारे में पता करने लगता है। तो उसकी जो कॉमन फ्रेंड होती है वह उसे बताती है कि निकिता फिलहाल कलेक्टर बन चुकी है और उसकी ट्रेनिंग चल रही है। इस बात को सुनकर दिलराज बड़ा हैरान होता है और सोचने लगता है इस बारे में कि अब मैं अगर उससे शादी के लिए बात करूंगा तो वह मुझे मना तो नहीं करेगी, लेकिन मैं विकलांग हो गया हूँ और अब उसके लायक नहीं हूँ। इस बात को सोचकर वह उस फोन को काट देता है और अपने आप को गुमनामी की जिंदगी में रखने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल बीतता है और 1 साल के अंदर दिलराज का पूरा व्यापार ठप हो गया था, क्योंकि अब वह ना तो अपने व्यापार पर ध्यान दिया करता है और ना ही उसका कहीं भी मन लगा करता है। वह घर के अंदर पड़ा रहा करता और दिन रात शराब पिया करता। ऊपर से उसने अपने उस घर को भी बेच दिया था जिस घर के अंदर वह अपने पिता के साथ रहा करता था। उसके बाद दिलराज उस घर को बेचने के बाद वहां से चला जाता है उन पैसों को लेकर और इधर उधर भटकने लगता है। इधर जो निकिता होती है उसकी जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद एक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है और वहां पर रह करके कार्यभार संभालने लगती है। लेकिन जो निकिता होती है उसके दिमाग में अब भी दिलराज बसा हुआ था और वह वहां से सीधा अपनी गाड़ी लेती है और गाड़ी लेकर दिलराज के घर पर पहुंच जाती है और वहां जाकर जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है तो घर के अंदर से कोई और व्यक्ति निकलता है और उसे बता देता कि वह लोग तो यहाँ से काफी दिनों पहले इस घर को बेचकर जा चुके हैं। इसके बाद जो निकिता होती है वह दिलराज के बारे में पता करने लगती है और लगभग 1 महीने बाद उसे दिलराज के बारे में पता चल जाता है। दिलराज यहाँ से अपना घर छोड़कर एक गरीब बस्ती में रहा करता है, जहाँ पर वह इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करके अपना समय व्यतीत कर रहा है। इसके बाद निकिता उसका प्रॉपर एड्रेस लेती है और सीधा उसके घर पहुंच जाती है जहाँ पर दिलराज फिलहाल रहा करता था। दिलराज फिलहाल घर के अंदर ही बैठा हुआ था और जैसे ही वह निकिता को अपने घर के दरवाजे पर देखता है तो एकदम से उससे आंखें चुराने लगता है। दिलराज ने अपना हाल पूरी तरह से बेहाल कर रखा था। तभी जो निकिता होती है वह उसके पास जाती है और कहने लगती है कि दिलराज, यह क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे थे और अब अपने आप को आईने में देखो, तुम्हारी क्या हालत हो गई है।
लेकिन जो दिलराज होता है वह उसे मना कर देता है कि कौन दिलराज, कैसा दिलराज, मैं दिलराज नहीं हूँ। देखो आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर कोई दिलराज नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। हालांकि दिलराज ने निकिता को पहचान लिया था, लेकिन फिर भी वह उसे पहचानने से मना कर रहा था। इसके बाद जो निकिता होती है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिलराज की ऐसी हालत देखकर और उसके मुंह से इन बातों को सुनकर वह उसे कहने लगती है कि दिलराज, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो? क्या अभी तुम उस बात के लिए नाराज हो जो बात मैंने तुमसे उस दिन कही थी? लेकिन भी दिलराज उससे मना करने लगता है। कहता है कि मैं पहले तो आपको जानता ही नहीं, और फिर आप कौन सी बातों की बात कर रहे हो? और कौन दिलराज, किसका दिलराज और कैसा दिलराज? आप यहाँ से चली जाओ, आपकी इच्छा इसी में होगी। तो जो निकिता होती है वह दिलराज का हाथ उठाती है और अपने सर पर रख देती है और कहती है कि अगर तुम दिलराज नहीं हो तो मेरे सर पर हाथ रखकर इस बात की कसम खा जाओ कि तुम दिलराज नहीं हो और मैं गलत आदमी को दिलराज कहकर पुकार रही हूँ। इस बात को सुनते ही दिलराज की आंखों से आंसू बहने लगते और यह इस बात का प्रमाण था कि वह दिलराज ही था। इसके बाद से दिलराज की आंखों के आंसुओं को पचती है और उससे से कहने लगती है कि दिलराज, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई, और तुम किस वजह से मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हो? तो जो दिलराज होता है वह अपनी पूरी कहानी निकिता को बता देता है और कहता है कि निकिता, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं बचा। मेरे एक पैर में ऐसी दिक्कत आ गई है कि जीवन भर में किसी दूसरे के सहारे से चलूंगा। यहाँ पर भी मैं छोटे मोटे वैसे ही पढ़ाई लिखाई के काम किया करता हूँ जिनसे मेरा गुजारा हो जाता है और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। तो मेरे साथ में तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे पूरी तरह से भूल जाओ। लेकिन जो निकिता होती है वह उसे कह देती है कि दिलराज, आज जो मैं कलेक्टर बनी हूँ वह तुम्हारी ही बदौलत है। अगर तुम्हारे पिता उस दिन हमें गरीब होने का एहसास नहीं दिलाते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अलग सी आग लग गई और उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है ताकि मैं दिलराज के घर उससे अपनी शादी की बात करने के लिए खुद जा सकूं और उसके पिता इस रिश्ते से मना नहीं कर पाए। लेकिन दिलराज कहने लगा कि हाँ निकिता, मुझे भी पता है कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो। जब तुम कलेक्टर बनी थी तो उसी दौरान मैंने पता किया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम कलेक्टर बन चुकी हो और मैं एक विकलांग हूँ तो मैंने सही नहीं समझा तुमसे बात करना, और इसी वजह से मैं आज तक तुमसे छूता हुआ आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर निकिता एकदम से दिलराज के गले लिपट जाती है और कहती है कि दिलराज, अब तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे भूल जाओ, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर निकिता दिलराज को अपने साथ ले जाती है और वहां से सीधा एक अच्छे से सैलून में ले जाती है। सैलून में ले जाने के बाद उसको अच्छी तरह से तैयार करती है और तैयार करने के बाद अपने पिता को उससे मिला देती है। निकिता के जो पिता थे वह शादी के खिलाफ बिल्कुल भी सही नहीं थे, तो उन दोनों बच्चों की शादी करने के लिए एग्री हो जाते हैं और निकिता के पिता की देखरेख में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद निकिता दिलराज को अपने साथ रखती है और वहीं पर अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करती है। उसने दिलराज के लिए एक छोटा सा रोजगार खुलवा दिया था और दिलराज ने अब शराब पीना भी छोड़ दिया था, क्योंकि जिंदगी के अंदर इस बात का उसे दुख था, वह उसका खत्म हो गया था और अब वह अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी जहां पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन अमीरी की वजह से उसका पिता उसे शादी करने से मना कर देता है। बदले में वह लड़की कलेक्टर बन जाती है और दोनों का जीवन दोबारा से एक मोड़ पर आकर मिल जाता है। दोनों आपस में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।